ठंडी रात में एक लड़की जिसका नाम सुजून है, उसके पिता उसे शेड में खींच कर ले जाते हैं क्योंकि वो उसे नफरत करते हैं। उसके पिता बोलते हैं काश वो कभी पैदा ही न हुई होती, और वो उसे पूरी रात बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसका भाई गेटा बाहर आता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि सुजून वहाँ नहीं है। वो गांव में बेबस दौड़ता है सुजून को ढूंढते हुए। आखिरकार उसे वो उस पुल से गुजरते हुए मिलती है। जब वो गांव छोड़ने जा रही होती है, वो उसकी तरफ दौड़कर जाता है और माफी मांगता है कि वो उसे अपने पिता के बुरे बर्ताव से नहीं बचा सका, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे खुद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुजून एक दानव आंख के साथ पैदा हुई थी और यह फ्यूडल जापान है, इसलिए उसे एक शापित बच्चा माना गया है। इसलिए उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उसे पता है कि ऐसी आंख के साथ वो एक सामान्य जिंदगी नहीं बिता सकती। वो गेटा से कहती है कि वो बस घर चला जाए। गेटा एक पल के लिए वहाँ ठहरता है, अपने अगले कदम पर विचार करता है और आखिरकार वो तय करता है कि उसे अपनी बहन से बाकी परिवार से ज्यादा प्यार है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसके साथ भाग चले। दोनों उसके पुराने घर से निकल भागते हैं, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, जिससे बाहर बहुत ठंड होने लगी है। उनके पास कहीं शरण लेने के लिए नहीं है, तो गेटा सुजून को एक पुरानी इमारत में ले जाता है और दोनों शरीर की गर्मी को बचाने की कोशिश करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सुजून तो पहले ही सो चुकी है और गेटा भी बेहोश होने वाला है, लेकिन उससे पहले उसे एक आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखता है और वो कुछ कहता है कि उन्हें ले जाने वाला है। जब गेटा उठता है तो उसे पता चलता है कि वो उस आदमी द्वारा उठाया जा रहा है और सुजून उसके साथ चल रही है। आदमी को ये देखकर राहत मिलती है कि गेटा आखिरकार जाग गया है, तो वो उसे जमीन पर बैठा देता है और फिर वो सब साथ में चलते हैं जब तक कि वो आदमी के गांव तक नहीं पहुंच जाते। गांव में ज्यादातर लोहार रहते हैं जो कटाना बनाने में माहिर हैं, तो सब लोग इस समय काम में बिजी हैं। वह आदमी गेटा और सुजून को अपने घर की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी बेटी बाहर दौड़कर उसे मिलती है। अपने पिता को देखकर वो खुश होती है, लेकिन वो उन दो बच्चों के बारे में भी जानने के लिए क्यूरियस है जो उसके पीछे खड़े हैं। तो आदमी उसे बताता है कि गेटा और सुजून अब से उसके साथ रहेंगे। वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसे ये ठीक लगता है, और वो सच में इस बात से खुश लगती है क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए दोस्त होंगे। वो गेटा के पास जाती है और खुद को शिरयुकी के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और वो उम्मीद करती है कि अब से तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके। वो रात गेटा को सोने में परेशानी हो रही थी, तो मोटोहारू ने उससे पूछा कि क्या कुछ समस्या है। मोटोहारू उस समय अपनी तलवार साफ कर रहा था, इसलिए गेटा ने उससे पूछा कि क्या वो सैमुराई है, लेकिन मोटोहारू ने कहा कि वो असल में एक सेंटिनल है, तो उसका काम महत्वपूर्ण लोगों और जगहों को सुरक्षित रखना है। अगले दिन गेटा और सुजून ने शिरयुकी और चिरितो से नदी के पास मिलते हैं। घर लौटते समय गेटा शिरयुकी की माँ योक्स के बारे में पूछता है, जिसने उसे और सुजून को गांव में रहने में मदद की थी। शिरयुकी बताता है कि योक्स एक इत्सुकी हेम है जो एक अग्नि देवता की कन्या है और इसे केवल गांव के मुखिया और उसके पति मोटोहारू ही देख सकते हैं। अगले दिन गेटा मोटोहारू के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन तलवारबाजी में नौसिखिया होने के नाते उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया जाता है। वो गेटा को बताता है कि उसे अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगर वो लगातार अभ्यास करता रहे तो वो एक दिन जरूर मास्टर बन जाएगा। साल बीतते जाते हैं और गेटा देवी के पुजारी का नया रक्षक बन गया है, इसलिए वो सारे गांव के अधिकारियों और देवी के पुजारी के बीच एक मीटिंग में बैठा है। देवी पर्दे के पीछे छिपी हुई है ताकि कोई भी सीधे उसे न देख सके। जब बैठक शुरू होती है तो वह गेटा की उसके बेहतरीन दानव मारने की क्षमताओं की तारीफ करती है। गेटा उसे बताता है कि वो बस अपना काम कर रहा है, अपने गांव को सुरक्षित रख रहा है। हाल ही में जिस दानव का सामना उसने किया, उसने गांव में घुसने के लिए ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये सुनते ही एक अधिकारी थोड़ा घबरा जाता है, जबकि बाकी लोग पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि दानव गांव में घुसने की कोशिश क्यों करेगा। एक अधिकारी का कहना है कि इस दानव का ध्यान शायद श्राइन स्थल की देवी पर है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई दानव देवी का दिल खा ले तो वो अमर हो जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसे वो पवित्र तलवार चाहिए जो देवी की पुजारीन के परिवार के साथ पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके लिए दानवों का इसके पीछे पड़ना समझ में आता है। एक अधिकारी बताता है कि युराई तलवार अब तक के सबसे अच्छे लोहारों में से एक द्वारा बनाई गई थी और इसे जादुई शक्तियों से भरा हुआ माना जाता है। अगर दानव सच में योराई के तलवार के पीछे है तो ये पूरे गांव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मुखिया सबको सजग रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कियोमासा कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो और गेटा दोनों देवी की पूजा करने वाले को सुरक्षित रखने के लिए है। लेकिन उसे लगता है कि गेटा इस काम के लिए योग्य नहीं है। गेटा और कियोमासा बहस करने वाले हैं, लेकिन मुखिया और देवी की पूजा करने वाली उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। बैठक अब खत्म हो गई है तो सब लोग श्राइन के बाहर जा रहे हैं, सिवाय गेटा के, क्योंकि उसका काम श्राइन की देवी की रखवाली करना है। अब जब वो दोनों अकेले हैं, श्राइन की देवी अपने कमरे से बाहर आती है और पता चलता है कि वो तो शिरयुकी है। गेटा उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि एक श्राइन की देवी को इतनी लापरवाही से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो और गेटा तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो नोमी को सिर्फ रस्म अदाई के लिए मिलती है। वो उसे बताती है कि सुजून भी यहाँ है, लेकिन मंदिर तो आम लोगों को आना मना है, तो उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सुजून तो पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, वो अभी भी वैसी ही लगती है जैसी वो बचपन में लगती थी। जब गेटा और शिरयुकी उसे जगाते हैं तो वो अपने बड़े भाई को फिर से देखकर बहुत खुश होती है। गेटा ने दानवों का शिकार करने में इतना वक्त बिता दिया है कि वो उसे अक्सर नहीं देख पाती, लेकिन जबकि गेटा उसे देखकर खुश है, वो सुजून को डांटता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ का मंदिर प्रतिबंधित है। उसे समझ नहीं आता कि वो शिरयुकी से मिलने क्यों नहीं आ सकती, लेकिन गेंटा जब चाहे उसे देख सकता है। नियम तो नियम होते हैं, इसलिए गेंटा उसे कहता है कि वह अपने घर वापस जाए। जब सुजून जाती है तो चीक्स जल्दी से मंदिर वापस आता है और उसके पास शिरयुकी से चर्चा करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। तो वह गेंटा से कहता है कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दे दे। गेंटा पहले मना करता है क्योंकि शिरयुकी का पहरेदार होने के नाते उसके लिए हमेशा उसके साथ रहना जरूरी है। शिरयुकी उसे बताती है कि वो आज छुट्टी ले सकता है, तो गेंटा आखिरकार मान जाता है और घर की ओर चल देता है। इधर गांव के बाहर दो दैत्यों की नजरें सुजू पर हैं, क्योंकि उसे एक दानव की आंख के साथ पैदा हुई है। उस शाम शिरयुकी मंदिर से चोरी छिपे बाहर निकलती है और गेंटा से मिलती है, क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जब मुखिया पहले उससे बात करने आया तो उसने कहा कि उसे एक वारिस पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर उसे दानवों द्वारा मार दिया गया तो कोई उसकी जगह ले सके। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मुखिया सही है, इसलिए शिरयुकी को जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। और ये तय हुआ कि वो कियोमासा से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि वो मुखिया का बेटा है और अंत में गांव का नया मुखिया बन जाएगा। गेंटा को नहीं पता कि वो इस खबर पर कैसे महसूस कर रहा है, और शिरयुकी भी इस बात से खुश नहीं है। वो ये मानती है कि वो गेंटा से प्यार करती है और सच में वो यहाँ सिर्फ इस इरादे से आई थी कि गेंटा को कहे कि चलो कहीं भाग चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन उसे पता है कि गेंटा कभी नहीं मानेगा। गेंटा ने इस गांव की रक्षा करने का वादा किया है और सालों से इसके लिए मजबूत बनने की ट्रेनिंग कर रहा है, और शिरयुकी ने भी वही कसम खाई जब वह गांव की देवी की पुजारी बनी। तो अगर वो अब भागने लगे तो ये उनकी मेहनत का अपमान होगा। थोड़ा और समय गुजरता है और गेंटा को फिर से एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ उसे जंगल में एक दानव की साइटिंग के बारे में बताया जाता है। उसका काम एक दानव को मारना है, इसलिए वह तुरंत निकलने की तैयारी करता है। लेकिन जाने से पहले कियोमासा उसे रोक लेता है। उसे पता है कि गेंटा को शिरयुकी से उसकी शादी के बारे में खबर मिली होगी, इसलिए वह समझ नहीं पाता कि गेंटा ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंटा उसे बताता है कि उसे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी पुजारीन और गांव की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पागलपन की बात यह है कि कियोमासा शिरयुकी से शादी करने पर गर्व नहीं कर रहा है। उसे पता है कि गेंटा शिरयुकी से प्यार करता है और शिरयुकी भी गेंटा से प्यार करती है, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है कि वो उसे शादी के लिए ले ले। लेकिन गेंटा ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है, इसलिए वो गांव छोड़ देता है अपनी मिशन को पूरा करने के लिए। जब वो जंगल में पहुंचता है तभी अचानक उस पर एक मोटे दानव ने हमला कर दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले गेंटा दानव से पूछा कि क्या वो अकेला है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ 2 दानव हैं। फिर मोटा दानव बताता है कि उसका साथी गांव में किसी से मिलने गया हुआ है। ये सुनकर गेंटा को कुछ सही नहीं लगता, लेकिन गेंटा को पहले इस दानव का सामना करना पड़ेगा, फिर वो दूसरे दानव से निपट सकेगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार तलवार के वार से वो डीमन के एक हाथ को काट देता है, लेकिन डीमन फिर भी हमला करता रहता है, तो उसे पीछे हटना पड़ता है। डीमन अपना कटा हुआ हाथ उठाता है और वो इसे खोने की वजह से परेशान नहीं है। उसे बस ये देखकर हैरानी होती है कि गेंटा इतना ताकतवर है कि उसने इतनी आसानी से उसका हाथ काट लिया। इस बीच गांव में सुजून एक डीमन लड़की से सामना करती है और वो पूरी तरह से डर जाती है। दानव सुजून से कहती है हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुजून भी उसके जैसी ही एक दानव है। लेकिन सुजून इसे मानने को तैयार नहीं होती। दानव सुजून को एक नजर में देखती है और समझ जाती है कि गेंटा के लिए उसका प्यार उसे पूरी तरह से दानव बनने से रोक रहा है, और उसे यह काफी आश्चर्य महसूस होता है क्योंकि गेंटा सुजून से हमेशा प्यार और स्नेह करता आया है, जिससे वह इतनी अच्छी इंसान बनी है। सुजून गेंटा से दिलो जान से प्यार करती है, तो दानव की प्रशंसा सुना सुजून उसे शांत करती है। अब जब सुजून उससे डरी नहीं है तो दानव सुजून को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह ये वादा कर सकती है कि वो सुजून को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और सबको पता है कि दानव झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो कहती है कि सुजून उसे भरोसा कर सकती है। लेकिन सुजू उसकी पेशकश को ठुकरा देती है, क्योंकि इससे गेंटा को नुकसान पहुंचने का खतरा है। सुजू उस दानव लड़की के साथ जाने से इनकार कर देती है, इसलिए वो सुजू को मनाने के लिए एक कोई और तरीका अपनाती है, और तभी उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाती है जिसमें फ्यूचर में शिरयुकी कियोमासा के साथ मिलकर गेंटा को धोखा देने वाली है। ये सब देख के सुजून को बुरा लग रहा है। शिरयुकी कियोमासा के साथ मिलकर गेंटा को धोखा देने वाली है। उसने उस दानव से पूछा कि क्या जो उसने देखा वो सच है, तो वो दानव ने समझाया कि उसकी ताकत उसे भविष्य में देखने की क्षमता देती है। वो दूसरों के साथ भी भविष्य की दृष्टि साझा कर सकती है, जो सुजून ने अभी देखा। लेकिन अगर सुजून अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रही तो वो उसे अभी तुरंत उसे मंदिर ले जाने के लिए तैयार है, ताकि वो खुद देख सके। वहीं गेंटा अभी भी उस भारी दानव से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई आगे बढ़ने से पहले उसे जानना है कि आखिर दानव इंसानों पर हमला क्यों करते हैं। दानव बताता है कि ये बस उसकी जिंदगी का मकसद है। जरूरी नहीं है कि दानव इंसानों को ही मारे, लेकिन हर दानव का एक खास मकसद होता है जिसे उसे पूरा करना होता है, और इस वक्त उस डीमन का मकसद गेंटा को रोके रखना है। उस डीमन के पास असिमिलेशन की ताकत है, इसलिए वो दूसरे डीमन को खाकर उनकी ताकत हासिल कर सकता है, जिससे वो अपनी शरीर को अपनी मर्जी से बदल भी सकता है। गेंटा यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए वो एक बार में उस डीमन को खत्म करने की कोशिश में आगे बढ़ता है, पर
वो अपना हाथ गंवा बैठता है और जब वो डीमन की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है तो डीमन उसके तलवार को अपने दांतों से तोड़ देता है। सबके हिसाब से डीमन के वार से उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी सेकंड में वो पीछे की ओर झुकता है और अपनी टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा उठा लेता है। फिर वो उस टुकड़े को उस डीमन के दिल में घुसा देता है। इससे पहले कि डीमन पलटवार कर सके उससे पहले ही गेटा उसे खत्म कर देता है। डीमन अपनी हार कबूल कर लेता है और असल में वो काफी खुश है क्योंकि इसका मतलब है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। वो समझाता है कि जो दूसरा दानव उसके साथ आया है उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। उसने अपनी शक्ति से 170 साल बाद का भविष्य देखने के लिए इस्तेमाल किया और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार इस समय का सबसे शक्तिशाली दानव यही रहता है। इसी वजह से वो लोग इस स्थान पर आए हैं। जैसे कि बोल्ट गांव में रहने वाले एक दानव का जिक्र करता है। गेटा को समझ में आ जाता है कि वो सुजू के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो डीमन कहता है कि वो गेटा को उसकी जीत पर बधाई देने के लिए एक उपहार देने वाला है। एक पल बाद डीमन का कटा हुआ हाथ गेटा के सिर को पकड़ लेता है और उसे ऐसे दबाने लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। इस बीच मंदिर में कियोमासा शिर्युकी से जबरदस्ती करता है क्योंकि उसे बस एक बच्चा पैदा करना है उसके साथ। वो इसे एक बार के लिए जल्दी निपटाना चाहता है क्योंकि गेंटा किसी मिशन पर गया हुआ है। ये एकदम सही मौका है, पर शिर्युकी और गेंटा ने पहले ही उस विलेज की भलाई के लिए सब कुछ डिसाइड कर लिया होता है, जिस वजह से वो कियोमासा के साथ एक होने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि कुछ और हो, वो दानव लड़की पर्दे को फाड़कर सुजू को दिखाती है कि शिर्युकी सच में गेंटा को धोखा दे रही है और सुजू ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसी दौरान गेंटा जंगल में जाग जाता है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह देखता है कि विलेज में आग लग चुकी होती है और किसी वजह से उसका खोया हुआ हाथ ठीक हो गया है। लेकिन उसे इस बात की चिंता करने का वक्त नहीं है क्योंकि सुजून मुसीबत में हो सकती है। वो गांव की तरफ दौड़ने लग जाता है। इस बीच सुजून अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि उसने क्या देखा। कियोमासा को शिर्युकी से प्यार करते हुए देखना उससे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन सुजून ये सब सहने के लिए तैयार थी अगर इससे गेंटा खुश रहता। तब सुजू शिर्युकी को बताने लगती है कि उसके और गेंटा के प्यार की वजह से ही उसने खुद को गेंटा से दूर रखा है और इसी वजह से वह हमेशा से बच्ची बनकर ही रही है ताकि वो गेंटा और शिर्युकी के रिश्ते में रुकावट न बने। लेकिन अब उसे पता चलता है कि शिर्युकी किसी और से शादी कर रही है। यही तो बर्दाश्त की आखिरी सीमा थी। सुजू का सब्र टूट जाता है और वो बौखला जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि शिर्युकी गेंटा के प्यार के साथ ऐसा कर रही है। तब शिर्युकी सुजू को समझाने लगती है कि वह यह सब कुछ विलेज के लिए कर रही है। फिर जब उस डीमन लड़की सुजू के कानों में शिर्युकी को मारने को कहती है और सुजू उसे मारने का फैसला कर लेती है, अचानक उसकी राक्षसी शक्तियाँ जाग उठती है और पूरा कमरा काले धुएं से भर जाता है और सुजू अपने असली रूप में बदल जाती है। कियोमासा उस लेजेंडरी तलवार को उठाता है और सुजू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन गर्ल उसे कुछ करने से पहले ही बेहोश कर देती है। फिर वो बेहोश कियोमासा को बाहर ले जाती है क्योंकि उसे कुछ करना है और उस सुजुने को शिर्युकी को उसी तलवार से मारने के लिए कहती है जिस तलवार को उसका विलेज पूजता है। शिर्युकी को सुजू के साथ अकेला छोड़ देती है। तब गेंटा सही टाइम पर उस टेंपल में पहुंच जाता है और शिर्युकी अभी भी जिंदा है। वो दौड़कर उसकी बाहों में जाती है, लेकिन एक सेकंड बाद सुजून उसका सिर काट देती है। ये सब देखकर गेंटा सन्न रह जाता है और एक पल बाद सुजून उसके पीछे आ जाती है शिर्युकी का सिर पकड़े हुए। गेंटा सुजून से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर सुजून शिर्युकी के किसी और आदमी से शादी करने और उसे धोखा देने की पूरी कहानी बताने लगती है, पर गेंटा कहता है कि उसे ये पहले से ही पता था और शिर्युकी को मारने के कारण गेंटा को गुस्सा आ जाता है। अगर उसने मुझे धोखा दिया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे शिर्युकी को मारने का हक है। गेंटा को ये समझ आता है कि जिस सुजू की उसे परवाह थी वो अब कहीं नहीं है और शिर्युकी के मरने के बाद उसके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं बचा। उसका दानव हाथ अब उसके शरीर के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर गेंटा को बदल रहा है और अब वो सुजून को घृणा से देख रहा है। वो नहीं समझ पाती कि गेंटा इतना नफरत क्यों करता है, जबकि वो तो बस उसे खुश करना चाहती थी। उसे लगता है कि गेंटा उसे भी बाकी सबकी तरह छोड़ देगा। वो तय कर लेती है कि बस उसे खत्म कर देगी। गेंटा को मारने के लिए अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देती है, लेकिन उसे समझ आता है कि इससे गेंटा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और गेंटा सुजू को एक जोरदार मुक्का मारता है तो सुजू दूर जाकर गिरती है, लेकिन सुजू उस घूंसे से बच जाती है। फिर गेंटा उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उस डीमन लड़की ने कूदकर खुद का बलिदान दे देती है ताकि सुजू को बचा सके। वो सुजू से कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन जाने से पहले सुजू गेंटा से कहती है कि उसके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, तो चाहे जितने साल लगे वो सब कुछ खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी और आखिर एक दिन वो वापस आएगी उसे मारने के लिए क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। तब मरते हुए वो डीमन गेंटा को बताती है कि उसने डीमंस का फ्यूचर देखा था जहाँ पर डीमंस का नामो निशान मिट गया था, पर अब जब सुजू एक डीमन बन चुकी है तो अब डीमंस तबाह नहीं होंगे। तब गेंटा शिर्युकी की बॉडी को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तब कुछ दिनों बाद गेंटा ये डिसाइड करता है कि अब वो विलेज से बाहर जाकर डीमंस को रोक कर रहेगा, जिस वजह से विलेज का चीफ उस तलवार को गेंटा को दे देता है जिसकी वह पूरा विलेज पूजा करता था, क्योंकि अब गॉड के ना होने की वजह से उस तलवार की कोई अहमियत नहीं रह गई है। तब उस तलवार का ओनर बनते ही वो विलेज चीफ गेंटा को उसका नया नाम जिन्या देता है और उसे बताता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वह शिर्युकी और गेंटा के प्यार के बारे में जानता था, पर क्योंकि कियोमासा भी शिर्युकी से प्यार करता था
तो इसलिए उसने एक पिता की हैसियत से शिरयुकी को कियोमासा से शादी करने के लिए मनाया था। तब विलेज चीफ गेंटा की याद में वहाँ पर एक गेंटा शाइन बनाने का डिसाइड करता है, जिससे कि सभी लोग गेंटा को जिंदगी भर याद रखेंगे। तब हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उस डीमन गर्ल ने 170 साल बाद तक का फ्यूचर देखा होता है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे चैनल पर और शानदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।